सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा क्या होता है? एन एथिकल डायलेमा इज अ सिचुएशन वेयर वन मस्ट चूज बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल प्रिंसिपल्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटर्मिन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये डिलेमा कहते हैं कश्मकश को। ठीक है, डिलेमा का जो लिटरल मीनिंग है ना, दैट इज कश्मकश। एथिकल डिलेमा यानी अगर आपको याद हो तो 4 एथिकल प्रिंसिपल्स आपने मेडिसिन में पढ़े थे, विच आर ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस और जस्टिस। इन चारों में से अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट आया है, उस पर 2 एथिकल डायलेमास हैं, मतलब 2 एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं, तो उसमें से कौन से वाले को आप प्रायोरिटी देंगे, दैट इज एन एथिकल डायलेमा। उस टाइम आपके पास 2 एथिकल डायलेमास हैं और आपने दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिलेमा। वो कश्मकश की सूरत होती है, कश्मकश की फॉर्म होती है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट एथिकल डिलेमा इज़। तो वही 4 इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन किए हुए, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है बेनिफिसेंस। बेनिफिट से निकला है बेनिफिसेंस, यानी फ़ायदा पहुँचाना, यानी कि एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप जो भी करेंगे दैट वुड बी अंडर द बेनिफिशेंस ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। बेनिफिसेंस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू प्रमोट द वेल बीइंग and best interest of participants. This includes ensuring that participants receive the best possible care and treatment. यानी कि आप जो भी करें वो पेशेंट के फायदे में होना चाहिए, and that the trial is designed to produce meaningful and beneficial results. ठीक है, ये बेनिफिसेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है। ये बहुत लंबी लिखी हुई है, आप इसको कंसाइज करके भी याद कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो 1 लाइन में बेनिफिसेंस को हम डिफाइन करेंगे, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। आप एग्जामिनर को ऐसे भी बता सकते हैं अगर वाइवा में ये पूछा जाता है, जो आपके पर्ल के स्टेशन पर मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। उसके बाद है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस होता है कि डू नो हार्म टू द पेशेंट। ठीक है, यानी कि आपने कोशिश ये करनी है कि कोई पेशेंट को हार्म ना हो, यानी हार्म, अननेसेसरी हार्म की बात हो रही है। जो ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप सर्जरी करते हैं, इंसिजन देते हैं, तो वो तो तकलीफ होगी ना, ऑब्वियसली वो पेशेंट के इंटरेस्ट में है। बट कोई अननेसेसरी हार्म, इसको आपने करना है, डू नो अननेसेसरी हार्म टू द पेशेंट। ठीक है, नॉन मेलिफिसेंस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट्स. दिस इंक्लूड्स ensuring that participants are not exposed to unnecessary risk and that the trial is designed to minimize the risk of adverse events. Once in Pearl Station, जब मैं एग्जाम दे रही थी, तो यही एग्जामिनर ने पूछा ना कि नॉन मेलिफिसेंस क्या होता है, तो आई सेड नो हार्म टू द पेशेंट। तो सर इंसिस्टेड कि नो हार्म टू द पेशेंट, एंड आई, उस टाइम मुझे नहीं पता था, मैंने कहा जी सर, पेशेंट को बस हमने कोई हार्म नहीं देना। तो इट इज़ इनकम्प्लीट डेफिनेशन, नो अननेसेसरी हार्म टू द पेशेंट। हार्म तो आप करोगे ना, जब आप सर्जरी करें, जब आप ट्रीटमेंट करें, तो हार्म तो उसको होगा, बट वो उसके इंटरेस्ट में है, नेसेसरी हार्म है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कहते हैं खुद मुख्तारी, यानी पेशेंट इज़ ऑटोनमस इन हिज और हर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और वट एवर, यानी कि पेशेंट इज़ ऑटोनमस। अब इसके अंदर ना आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। ऑटोनॉमी आती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और इसके अंदर ऑटोनॉमी सिर्फ ये नहीं है कि आपने पेशेंट को छोड़ देना है कि अच्छा आपने ये किडनी आपकी ख़राब हो गई है, आपने इसका इलाज कराना है या नहीं कराना। इसका नाम ऑटोनॉमी नहीं है। आपने उसको सारे रिस्क फैक्टर्स बताने हैं कि अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो ये नुकसान होगा, अगर आप इलाज कराएंगे तो ये फ़ायदे होंगे। और फिर आपने पूछना है क्या आप इसका, फिर आप पूछेंगे एंड में कि फिर आप इसका इलाज कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, तो फिर वो ऑटोनमस है। अगर वो ये सब कुछ सुनने के बाद भी नहीं कराना चाह रहा, तो वो ऑटोनमस है, वो नहीं करा सकता फिर। ठीक है, तो इसकी 1 लाइनर डेफिनेशन क्या होगी, रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, बट इसमें एज अ डॉक्टर आपको बताना चाहिए शेयर डिसीजन मेकिंग है, आप उन्हें सारा कुछ बताएंगे और फिर उनको कहेंगे कि आप ऑटोनमस हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स. दिस इंक्लूड्स ensuring the participants are fully informed about the trial and they're able to make informed decisions. हाँ, they should be able to make informed decisions. अगर कोई पेशेंट कोमा में है, मेंटली इल है, वो नहीं डिसीजन कर सकता, तो फिर वो ऑटोनमस नहीं है। फिर आपने उस पर नहीं छोड़ देना कि वो डिसीजन करेगा, तो फिर आपको पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसला करना है। ठीक है, फिर 2 टर्म्स है, पैसिव डिसेप्शन और एक्टिव डिसेप्शन। पैसिव डिसेप्शन अकर्स व्हेन सर्टेन डिटेल्स अबाउट द स्टडी आर विदहेल्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स बट नो फॉल्स। हाँ, अब ये 2 टाइप्स की डिसेप्शन है कि आपने पेशेंट को डिसीव किया। पैसिव डिसेप्शन है कि आपने कुछ गलत नहीं बताया, बट आपने कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली पेशेंट से, उसको आधी चीज़ें बताई, बट कुछ गलत नहीं बताया जो चीज़ बताई। एक्टिव डिसेप्शन क्या है, आपने उसको गलत बताया, आपने उसको बताया कि ये ट्रीटमेंट करने से आप 100% ठीक हो जाएंगे, जबकि 50% उसमें ठीक होने के चांसेस थे, तो ये एक्टिव डिसेप्शन है। लेकिन आपने एक लेट्स सपोज एक पेशेंट को आपने 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस थी, आपने सिर्फ एक बताई, तो इसका मतलब आपने पैसिव डिसेप्शन की। आपने जो दिया सही दिया इन्फॉर्मेशन, बट एक इन्फॉर्मेशन आधी हाइड कर ली, तो दैट इज पैसिव डिसेप्शन। इस तरह जस्टिस क्या है, जस्टिस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ द ट्रायल आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड इक्विटेबली।
इसका मतलब ये है कि आपने जब पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो बेनिफिट्स की टर्म्स में है चाहे वो बर्डन्स की टर्म्स में है। दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। यहाँ पर इक्वली नहीं कहा गया, इक्विटेबली कहा गया। अब इक्विटी में और इक्वल होने में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है पूरी और आपने सबको देने हैं, आपने पोलियो वैक्सीन लगवानी है और पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। अगर आप सबको पोलियो वैक्सीन लगा रहे हैं ना तो दैट इज़ इक्वालिटी। ये आप इक्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इक्वालिटी। अगर आप उस पॉपुलेशन में से बच्चों को सिर्फ, जिन दे आर मोर प्रोन टू, दे आर हाई रिस्क टूवर्ड्स पोलियो, पोलियो होना ही उनको है, तो उनको सिर्फ अगर वैक्सीन लगा रहे हैं ना तो दैट इज़ इक्विटी। बाकी सारी वैक्सीन आप वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनको रिस्क ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है वैक्सीन की। जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़रूरत है, तो दैट इज़ इक्विटी, ठीक है। तो नीड की बेस पर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इक्विटी कहते हैं। ये कम्युनिटी मेडिसिन का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ जस्टिस में आ जाती है। This includes ensuring that participants are selected fairly and the trial is designed to produce results that are relevant and beneficial to the broader population. उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि राज रखना। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जो उसने आपको बताई है वो आपके पास राज है until and unless there are 2 to 3 certain conditions जिसमें आपको वो बतानी पड़ती है। लाइक अगर वो कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो आपको हेल्थ अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करना है कि इतने ये पेशेंट को ये वाली बीमारी होगी, या लाइक कोविड है, ठीक है, जैसे HIV है, तो आपको बताना है, ठीक है। और कुछ डिजीज़ हैं जो जैसे HIV है वो पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकती है, तो फिर पार्टनर को आपने बताना है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, फिर वो एक कुछ है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उसके अंदर वो आ जाएगी। Confidentiality refers to obligation to protect the privacy and confidentiality of participants' personal and medical information. उसके बाद है veracity, which is honesty. So veracity is defined as it refers to the obligation to provide accurate and truthful information. ठीक है, अब ये डॉक्टर के एज पर है कि उसका ऑनेस्ट होना, उसका सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो बहुत ज़रूरी है. This includes ensuring that participants are fully informed about the trial, including the potential benefits and risks, and the trial is conducted in transparent and honest manner. ठीक है, आपने उसको रिस्क आपने बताना है, बचने के इतने चांसेस हैं, ये ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है, ये सारा कुछ ऑनेस्टली बताना है, ठीक है। और ऐसे नहीं करना जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में समटाइम्स सम डॉक्टर्स दे सेड के इस ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा होगा और या ये ट्रीटमेंट इस तरह से है तो आप ये वाला ऑपरेशन करा लें और वो महंगा वाला करवा लें और वो इस तरह से, तो इस तरह से नहीं करना, ऑनेस्ट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कैन अराइज व्हेन रिसर्चर्स, क्लिनिशियंस और अदर इंडिविजुअल्स हैव फाइनेंशियल टाइज टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को पैसे देते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन सेल कराएंगे और तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे इसके ऊपर, और डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट्स को वो वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता रहता है अननेसेसरीली। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन आता है। सो दिस इज लीड टू बाइस रिसर्च रिजल्ट्स, इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस एंड कॉम्प्रोमाइज पेशेंट केयर। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट एथिकल डायलेमा इज। सिनेरियो इसका पर्ल में इस तरह से आ सकता है कि आपको बताया हो एक पेशेंट आया है और बहुत क्रिटिकल हालत के अंदर आया है, और ना आपके पास जो है वो एक ओल्ड मैन है, ठीक है, और आपको पता है कि ये नहीं बचेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ एक लेडी है, शी इज़ प्रेग्नेंट और उसको भी ना उसको ज़रूरत, दोनों को ज़रूरत है वेंटिलेटर की, एंड वेंटिलेटर एक है। अब आप किसको वेंटिलेटर पर डालेंगे? दिस इज़ एन एथिकल डायलेमा। अब देखें, अब इसमें एक तरफ आप देखेंगे कि जस्टिस, अगर आप देखें ना तो जस्टिस तो ये कह रहा है कि दोनों में से दोनों को इक्वल चांस है, बट इसमें आप जस्टिस को कैसे फॉलो करेंगे? वेंटिलेटर तो एक है तो आपको किसी एक को डालना पड़ेगा, तो ये एथिकल डायलेमा है, ठीक है। फिर आप बेनिफिशेंस देखेंगे कि किसको उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अब आपको पता है ओल्ड मैन है, वो नहीं बच सकता, वो लास्ट स्टेज कैंसर पे था, उसको अटैक हुआ एंड दिस एंड दैट, तो आप प्रेग्नेंट लेडी को वेंटिलेटर पे डालेंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है ना, दीज आर एथिकल डायलेमा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैंने वैसे ही एडिशनली बताया था, MCQs में इस तरह का यूजुअली नहीं आता, इसी तरह के आते हैं जो मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।